हेलो नमस्कार जय हिंद बच्चा लोग, होपफुली आप सब बढ़िया कर रहे हैं। सो लास्ट लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब एक मैग्नेटिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसके लिए हमने उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का जो एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, उसमें पास फाइनल एक्सप्रेशन आया था U इज इक्वल टू माइनस ऑफ MB कॉस थीटा। लेकिन ये वाली कंडीशन सिर्फ तब के लिए है जब हम किसी भी चीज़ को थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री से थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा तक लेके आए, यानी 90 डिग्री जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर से किसी पर्टिकुलर एंगल पे घुमाए, चाहे इधर किधर भी घुमाए, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे हमने देखा था कि टाउ का जो वैल्यू है, टाउ जी का वैल्यू यानी कि टॉर्क का जो वैल्यू था मैक्सिमम था, और उस जगह पे हमने रेफरेंस के तौर पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रखा था। क्यों? क्योंकि अगर आप वैल्यू रखते हैं टाउ इज इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं, उस केस में आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो 0 आती है। यहाँ पे भी आप पुट करके देख सकते हैं कि कॉस 90 0 होता है, तो यहाँ पे अगर cos 90 0 डालेंगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसलिए हमने रेफरेंस पॉइंट के तौर पे थीटा 1 को 90 डिग्री रखा था। आज हम इन्हीं के कंडीशंस के तौर पे इनके कुछ केसेस में हम देखेंगे कि कब कब जो अपना डाइपोल है वो स्टेबल होगा और कब कब अनस्टेबल होगा। इन जनरल अपना डाइपोल इक्विलिब्रियम में तब आता है जब उसके ऊपर नेट टॉर्क या फिर नेट फोर्स, या फिर नहीं नेट टॉर्क एंड नेट फोर्स दोनों के दोनों क्या हो, 0 हो। उस केस में अपना जो डाइपोल होता है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो कोई मोशन नहीं होगा, नेट टॉर्क 0 है तो कोई रोटेशन नहीं होगा, तो टॉर्क भी नहीं है, फोर्स भी नहीं है, तो वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम भी जैसा हमने पढ़ा है 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हम करेंगे। सबसे पहले केस स्टडी करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे माइनस MB कॉस थीटा को हम लोग, और एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, माइनस को मैंने साइड में कर दिया, MB कॉस थीटा को क्या है, M जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, B क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कॉस थीटा क्या है, M और B के बीच का जो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, उसका कॉस। तो यहाँ पे अगर AB कॉस थीटा होता था तो A डॉट B लिख सकते थे, तो यहाँ पे हम वेक्टर M डॉट वेक्टर B लिख सकते हैं। यहाँ से दो डॉट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे अगर केस स्टडी करने की बात करें सो बेसिकली सबसे पहले केस 1 करके देखते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या बोलता है? अगर हमारे पास जो थीटा है दैट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर हम यहाँ पे थीटा को 0 डिग्री रखें, याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला क्या था अपने पास? ओए एक मिनट ओके, लाइट गिर गई थी, फिक्स कर दिया फिर से एक बार, होपफुली कुछ देर तक टिका रहे, है ना। सारा व्यवस्था टेम्परेरी है, परमानेंट करने के लिए अभी प्रॉब्लम्स है, सो थोड़ा एडजस्ट कीजिए, पढ़ने से मतलब हमको तो। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, U, ये जो U का फॉर्मूला आया था हमारे पास, ये U का फॉर्मूला था क्या? U का फॉर्मूला क्या था भाई, जरा बताइए। हाँ, हमारे पास U का फॉर्मूला क्या आया था? MB कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, शायद यही आया था, MB कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यह आया था, करेक्ट बात है। MB कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यहाँ पे अगर कॉस थीटा 1 को 90 डिग्री हमने सपोज किया था तो कॉस थीटा 1 हो गया था 0, करेक्ट, और कॉस थीटा 2 को थीटा सपोज किया था, अगर थीटा सपोर्ट करें तो माइनस ऑफ MB कॉस थीटा आ जाता था। तो ये अपने पास जो यूनिवर्सल है, ये अपने पास क्या है, यूनिवर्सल है। इसी में अगर हमारा जो ये जो भी अपना क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल, अगर वो डाइपोल यहाँ थीटा 1 में 90 की जगह पे 0 डिग्री पे होता तो यहाँ पे क्या बन जाता, cos 0 1 माइनस कॉस थीटा बन जाता, ठीक है ना। सो अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, आपको ये भूलना नहीं है। अगर थीटा 1 को 90 रखा है, थीटा 2 को थीटा रखा है तो ये फॉर्मूला, और अगर थीटा 1 को 0 डिग्री मान लिया और थीटा 2 को थीटा मान लिया, उस केस में वर्क डन बोले या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोले, उसका फॉर्मूला बनेगा MB, और कॉस थीटा 1 क्या बन जाएगा, कॉस थीटा 1 तो 0 है, तो यहाँ पे cos 0 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, 1 माइनस थीटा 2, थीटा है cos थीटा। इस तरीके से भी एक फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये घबराना नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज़ के लिए, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है सब चीज़, कोई भी कठिन बात नहीं है, ठीक है ना। ये जो केस है, इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कुछ ऐसी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है B, तो इस वाले केस में cos थीटा 1 0 होने का मतलब क्या है, जो भी आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल होगा वो मैग्नेटिक डाइपोल में भी साउथ इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो भी फील्ड की तरफ होगा। अगर फील्ड की तरफ हुआ तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, करेक्ट।
और ये वाला जो केस है, इस केस में कैसा होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, और उस परपेंडिकुलर में भी साउथ नीचे और नॉर्थ ऊपर, इसलिए क्या बन जाएगा आपके पास, ऊपर की तरफ बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब इसके साथ क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे केस में अगर 90 डिग्री के केस में देखा जाए तो इसमें सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होती है, या यूं कह लें जीरो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसीलिए इसी को रेफरेंस मान के हमने फाइनल फॉर्मूला ये डिराइव कर लिया था, करेक्ट है। तो अब इस फॉर्मूले में भी कितने डिग्री एंगल पे हम घुमाते हैं तो कितना अपने पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वो हम देख रहे थे, करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो माइनस एम बी कॉस थीटा ये शुरू कहाँ से किया है, 90 डिग्री से। अब 90 डिग्री से कितना एंगल हम घुमाएं, अगर 0 डिग्री घुमाते हैं तो क्या होता है, 0 डिग्री घुमाएंगे तो क्या होता है, अगर 180 डिग्री घुमाए तो क्या होगा, 90 डिग्री घुमाए तो क्या होगा, ठीक है ना। वो सारे केसेस अपन स्टडी करेंगे, तब जाके अपने को स्टेबल अनस्टेबल और ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे इसको रहने देते हैं ऐसे, इधर लिख लेते हैं केस 1, अगर थीटा, इस वाले केस के लिए थीटा 0 डिग्री हो तो यहाँ 0 पुट करें, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इस केस में अपने पास जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी दैट विल बी माइनस ऑफ एम बी, माइनस ऑफ एम बी। यहाँ पे आपके पास एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई कितनी, माइनस एम बी, करेक्ट है। अच्छा दूसरी चीज देखो जरा, दूसरी चीज देखो, ये मिनिमम एनर्जी आ गई। एक दूसरा केस देख लो जरा, अगर केस नंबर 2 में हम देखें कि थीटा की वैल्यू जो है, थीटा की वैल्यू जो है ये कितनी है, थीटा की वैल्यू है मतलब कितना घुमा रहे हैं हम, लेट से 90 डिग्री घुमा रहे हैं, चलो 90 डिग्री घुमा रहे हैं, या एक बार के लिए चलो 90 डिग्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री लिया तो क्या आ जाएगा अपने पास सेकंड केस में, u की जो वैल्यू आएगी, u की वैल्यू जो आएगी माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा, तो माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इंटू 0, दैट मीन्स ये क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे देखो आपके पास जीरो पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। एक तीसरा केस लेते हैं, केस नंबर 3, क्योंकि जनरली हम लोग 3 एंगल्स की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, कौन कौन सा, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ऐसा क्यों, बिकॉज 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री 3 कंडीशन दिखाती हैं। 0 डिग्री में पैरेलल हो जाता है, 90 डिग्री में परपेंडिकुलर हो जाता है, और 180 डिग्री में एंटी पैरेलल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं, फिर से लिखते हैं, क्या लिखा था, केस 3 में अपन क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कितना मान लिया, 180 डिग्री या फिर पाई, जो भी मान लो आप। तो उस केस में u क्या आ जाएगा आपके पास, u विल बी डेफिनेटली माइनस ऑफ एम बी और कॉस का 180 डिग्री। कॉस का 180 डिग्री कितना होता है भैया, कॉस का 180 डिग्री होता है -1। तो यहाँ पे अगर -1 पुट किया जाए तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और इस केस में अपने पास क्या आ गया, इस केस में अपने पास आ गया मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, माइनस माइनस प्लस एम बी, कितना आ गया, प्लस एम बी आ गया, कितना आ गया, प्लस एम बी आ गया। तो मैं इसको मैक्स लिख सकता हूँ, करेक्ट बात है, मैक्स लिख सकता हूँ। तो मैक्सिमम जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो एम बी आएगी, और जो मिनिमम आएगी वो माइनस ऑफ एम बी आएगी। और इसका ग्राफ अगर आप चाहें तो बना सकते हैं ग्राफ, कि ग्राफ अगर जो बनाएंगे आप तो आपके पास ऐसे एक साइनोसॉइडल कर्व बन के आएगा, जिसमें आपके पास मैक्सिमम जो पोटेंशियल होगी वो पॉजिटिव और मिनिमम जो होगी वो निगेटिव एम बी के बराबर होगी, करेक्ट है। चलो अच्छा, यू मैक्स हो जाने का मतलब क्या है, यू मैक्स हो जाने का क्या मतलब है, यू मैक्स हो जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, और यू मिनिमम होने का मतलब क्या है, जहां कहीं भी मिनिमम यू होता है, मिनिमम यू यानी पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे आ जाती है स्टेबिलिटी, वहां पे आ जाती है स्टेबिलिटी। एनर्जी है ही नहीं तो मोशन करेगा कैसे, स्टेबल हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप की स्टेबिलिटी अपने को देखना है, 2 टाइप की स्टेबिलिटी देखनी है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अपने को देखना है। चलो तीनों कंडीशन की, दोनों कंडीशन की सॉरी बात करते हैं फटाफट, ताकि हम लोग इस चीज़ को थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ा सकें। मैं भी चाहता हूँ कि कोर्स थोड़ा सा फास्ट चले, ठीक है, क्योंकि वीडियोस आने में एक एक दिन तो लग ही जा रहे हैं ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एक दिन तो लग जाता है वीडियो आने में, इसलिए ज़्यादा कवर करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा होगा, लेंथ भी ज़्यादा होगी वीडियो की डेफिनेटली, ठीक है। अगर वीडियो की क्वालिटी आपको थोड़ी ख़राब लगती हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा सा वो बढ़ा लेना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, हल्का सा मैंने बढ़ा लिया, जैसे आपको थोड़ा सा अपना रिजोल्यूशन है जो वीडियो का उसको बढ़ा लेना चाहिए, 720 पिक्सल या फिर 180 पिक्सल पे, आप 1080 पिक्सल पे आपको देखना चाहिए, तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर होगी। चलो अब 3 केस में से 2 केस को जरा अपन एज्यूम करते हैं। ये अपने पास मान के चलो क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये चल नहीं रही है, ओ भाई क्या हो गया, एक मिनट, बहुत सारा चीज़ सही नहीं चल रहा है, पर
ठीक है, अभी कितना भी प्रॉब्लम आएगा वीडियो तो बनेगा ही बनेगा, चाहे क्वालिटी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो जाए तो क्या हुआ, ठीक है ना। वीडियो की क्वालिटी में, एजुकेशन की क्वालिटी में नहीं। सो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया बी, करेक्ट है, एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया बी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, करेक्ट। अब यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया जिसका नेगेटिव जो पोल है ना, उसको इधर रख दिया और पॉजिटिव पोल को इस साइड रखा। इस तरीके से अलाइन किया कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किसके तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड के तरफ ही होगा। इससे होगा क्या भैया, इससे होगा ये कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री, जरा ध्यान से देखिए 0 डिग्री बनने से क्या हुआ, 0 डिग्री बनने से क्या हुआ। इस वाले केस में इस माइनस वाले पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ है, इसका मतलब कोई नॉर्थ पोल इधर होगा, नॉर्थ पोल से फील्ड बाहर की तरफ जाती है। अगर इधर नॉर्थ पोल है इसका मतलब पॉजिटिव पोल है, और पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल को तो अपनी तरफ खींचेगा किस फोर्स से, F = mb से, बढ़िया है ना। इसी तरीके से इस वाले पॉजिटिव पोल को इधर का नॉर्थ पोल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसका मतलब इस तरफ लगाएगा, दैट इज F = mb अगेन, करेक्ट है। तो इस वाले डाइपोल के ऊपर दोनों तरफ से ऐसे खींचने वाला फोर्स लग रहा है, ये पहले भी मैं बता चुका हूं। और ऐसे खींचने वाले फोर्स पे क्या कोई टॉर्क जनरेट होगा, मेरे हिसाब से जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स वो तो जीरो होगा ही, क्योंकि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। उसके साथ साथ नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ = F क्रॉस r, है ना, F क्रॉस r। तो इस केस में F क्रॉस r बोलो या फिर FR sin थीटा बोल लो, FR sin थीटा, करेक्ट है। तो r जो है ये फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, साइन थीटा क्या है, फोर्स, और ये जो आपका r वेक्टर है इन दोनों के बीच का एंगल। तो r वेक्टर भी इधर की तरफ है, फोर्स भी इसी लाइन में है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री आ रहा है, और साइन 0 डिग्री भी क्या बन जाएगा, टाउ = 0। अच्छा, कॉमन सेंस में भी देखिए, अगर दो फोर्स ऐसे खींचेंगे तो क्या उन दोनों फोर्स की वजह से कभी भी इसको घूमने का चांस है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी। तो इस तरीके से अपने पास ये जो एक कंडीशन आई है जिसमें अपन ने थीटा को 0 रखा है, इस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0। और ऐसे केस में जब इक्विलिब्रियम में होता है, उस केस में दो तरीके का इक्विलिब्रियम हो सकता है, या तो वो स्टेबल होगा या तो वो अनस्टेबल होगा। चलो एक केस और पढ़ के देखते हैं जरा पहले। अच्छा, इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। चेक करना हो कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो क्या करना चाहिए, हल्का सा अपने पोजीशन से इसको घुमा दो, हल्का सा घुमा के छोड़ो। देखो अगर मैं इसको जरा सा घुमा दूं किधर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ जरा सा घुमा दूं, ऊपर की तरफ, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये घुमाने से ये ऊपर चला गया +m, और ये -m आया नीचे की तरफ। अब क्या हुआ, अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स लगा है इधर की तरफ। अब ये इधर खींचना चाह रहा है, ये इधर खींचना चाह रहा है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन में इस बार क्या है, अंतर है, लाइन ऑफ एक्शन में अंतर है। ये फोर्स इसके अलोंग लग रही है जबकि ये फोर्स इसके अलोंग, और इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है, इसका मतलब एक टॉर्क जनरेट होगा। कैसा टॉर्क जनरेट होगा भाई, इसको पकड़ के ऐसे घुमाने के लिए, ऐसे घुमाने के लिए, ऐसे घुमाने के लिए, इसका मतलब एक टॉर्क जनरेट होगा। अगर मैं सबको मिटा दूं यहां से और मिटा के लिखूं, तो मेरे हिसाब से टॉर्क इधर की तरफ जनरेट होगा, टाउ। अब ये टॉर्क इधर की तरफ घुमाएगा, मतलब क्या किया, इसने +m को अपने पुराने पोजीशन में लाने का काम किया। पुराने पोजीशन में मतलब इक्विलिब्रियम के पोजीशन में लाने का काम किया। तो जब भी कभी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करने पर, इक्विलिब्रियम से मूव करने पर, अगर वो खुद से ही किसी टॉर्क की वजह से, किसी फोर्स की वजह से अगेन इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन में ही मूव हो जाए, इक्विलिब्रियम में ही आके सेट हो जाए, तो उस केस में हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है। कैसा है, स्टेबल है। कैसा है भैया, स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये। क्यों, क्योंकि जब भी हमने इधर की तरफ मोड़ा तो क्या हुआ, फोर्सेस खींच के उसको वापस इधर लाई। और ऐसा ही नहीं, अगर हम इसको इधर भी मोड़ते तो क्या होता, नेगेटिव इधर लगता, पॉजिटिव इधर लगता, अगेन वो खींच के वापस ले जाते। इसका मतलब अगर ये ऐसे है हमारे पास डाइपोल, अगर हमने इसको ऐसे करके छोड़ा तो अपने आप सट से ऐसे आ जाएगा। ऐसे किया तो क्या होगा, इधर वाला इधर खींच रहा है, इधर वाला इधर खींच रहा है, दोनों खींच के ऐसे सीधा कर देंगे। बट अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता तो हम जरा सा ऐसे करते ना, तो ये इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं जाता बल्कि पूरा उल्टा हो जाता है ऐसे, तब क्या हो जाता है, अनस्टेबल। दिखाता हूं आपको, फिलहाल ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अपन देखते हैं जरा सा, कहाँ गया मिटाने के लिए भाई, ये रहा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए भी सेम टू सेम काम करके देखते हैं हम। देखो इक्विलिब्रियम तो तभी आएगा जब नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 हो, लेकिन नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 होने पर भी इक्विलिब्रियम में चेंजेस क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आगे भी काम आएगा अभी ये, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं ये फील्ड ले रहा हूँ कुछ ऐसे, ठीक। यहाँ पे हमने लिया था एक अपना डाइपोल, अगेन ले लिया डाइपोल। इस बार जो -m पेयर पहले यहाँ था, इस बार इसको +m कर दिया। ये जो +m था इसको कर दिया -m, यानी डाइपोल का डायरेक्शन इधर हो गया। डाइपोल मोमेंटम का डायरेक्शन अगर इधर की तरफ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच का एंगल भी चेंज हो गया, और ये एंगल अब कितना हो गया, 180 डिग्री। करेक्ट है, ये एंगल बन गया 180 डिग्री। पता नहीं लाल रेड कलम से मैं लिख रहा हूँ, पता नहीं क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ आप 1080 पिक्सल पे इसको सेट कर लीजिएगा, थोड़ा ब्राइटनेस एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि आज मैं भी बहुत ही टेम्परेरी कंडीशंस में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना ही था इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि गैप ना हो, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, पढ़ाना ही है, दैट्स वाई मैं पढ़ा रहा हूँ, और कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो समझ में आ जाएगा आपको कंडीशन, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं हम भी, आप भी एडजस्ट कीजिए। इस वाले कंडीशन में देखो ये भी स्टेबल है, स्टेबल है क्या, नहीं है, देख लो एक बार। इक्विलिब्रियम में है क्या, हाँ, कैसे चेक करेंगे सर, नेट फोर्स देखो, नेट टॉर्क देखो। इस वाले पोल पे फोर्स किधर लग रहा होगा, पॉजिटिव है तो फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, कितना mb। इस वाले पे फोर्स किधर लग रहा होगा, निगेटिव है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ, कितना mb। करेक्ट है, अब दोनों पे mb और mb फोर्स लग रहा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, इसको सप्रेस कर रहे हैं। दोनों तरफ से फोर्स कैसा है, सप्रेसिव फोर्स है, ऐसे। और ऐसे सप्रेसिव फोर्स जब लगेगा अंदर तरफ, तो जब सप्रेसिव फोर्स कभी भी इसको घुमा सकता है क्या, नहीं। जब तक इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर नहीं होगा तब तक ये घूमेगा नहीं। तो ये लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है, इसलिए इस वाले केस में भी जो एफनेट होगा, एफनेट, दैट एफनेट विल बी 0 एज वेल एज टाउ इक्वल्स टू 0। टाउ भी 0, एफनेट भी 0। अगेन ये फिर से किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन इस वाले केस में देखो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, फिर से हम वही काम करेंगे, इसको जरा सा घुमा के छोड़ देते हैं ऐसे ऊपर, इसको जरा सा घुमा दिया हमने, इसको हमने घुमा दिया इधर की तरफ। ठीक है, जैसे हमने घुमाया ये -m यहाँ पे आ गया, ये +m यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया। अब -m के ऊपर किधर फोर्स लग रहा था, अंदर की तरफ, +m के ऊपर किधर फोर्स लग रहा था, बाहर की तरफ। जरा देखो ये इधर ले जाना चाह रहा है, ये इधर ले जाना चाह रहा है, तो क्या ये ऐसे घूम नहीं जाएगा, क्या ये घूम नहीं जाएगा पूरा। अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर ये ऐसे, इसको मैंने इसे घुमाया, अब इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और इस पे फोर्स उधर की तरफ लग रहा है, तो क्या ये इसको घुमा नहीं देगा ऐसे। अगर ये इसको घुमा देगा, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम की तरफ आया या इक्विलिब्रियम के अपोजिट। पहले -m यहाँ था, अगर ये घुमा देगा तो फाइनली -m यहाँ आ जाएगा, मतलब -m वाला पोल बदल गया, घूम गया पूरा। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में तो था लेकिन बहुत ही अनस्टेबल था, जरा सा ही डिस्टर्ब करने पे उसकी सारी की सारी इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन थी वो घूम के अपोजिट हो गई और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। यानी ऐसे कंडीशन में 180 डिग्री में क्या आ जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। और जब थीटा इक्वल्स टू कितना था भैया, 0 डिग्री था, उस केस में क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस तरीके से स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अपन पहचान सकते हैं। पढ़ाया क्यों, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो फॉर अ वेरी 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 स्मॉल डिस्टर्बेंस, अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया जाए या छोटा सा रोटेशन किया जाए, तो या तो वो एंगुलर एसएचएम करता है या तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो लीनियर एसएचएम करता है। अगर डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो लीनियर एसएचएम, और अगर हम उसको रोटेट करते हैं तो एंगुलर एसएचएम करेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है भाई बताओ, फाइंड देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, फाइंड द टाइम पीरियड एंड frequency of SHM if the dipole is slightly के साथ साथ slowly, ताकि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज ना हो, slightly रोटेटेड। अगर थोड़ा सा रोटेट किया जाए और फिगर आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि लो भैया ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पे आपके पास रख रखा है हमने एक डाइपोल। अगर इस डाइपोल का डायरेक्शन ये है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को वो अलाइन करने का ही कोशिश करेगा, तभी वो स्टेबल हो पाएगा, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे पास -m और यहाँ पे अपने पास +m है, ये कैपिटल M हमने लिख दिया।
ये कैपिटल हमने लिख दिया। उन्होंने बोला कि इस वाले डाइपोल को जरा सा रोटेट अगर किया जाए, जरा सा रोटेट किया जाए, स्लाइटली रोटेट किया जाए, उस केस में बताइए कि ये SHM करेगा। क्यों? क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जैसे हम ऐसे खींच के छोड़ेंगे ये अपने पास वापस आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, फिर इधर आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे 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 करता रहेगा SHM। उस SHM का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, पर फिर भी अभी हम इसको ट्राई करते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, तो मैं ये m को मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अब अगर मैं इसको ऐसे हल्का सा ऐसे एक डायलेक्ट बना देता हूँ, लेट्स से कि हमने इसको छोटा सा डिस्टेंस से घुमा दिया, छोटा सा डिस्टेंस से घुमा दिया। ओ भैया गिर जाओगे क्या? बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस से घुमा दिया। लेट्स से छोटा सा डिस्टेंस कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। अगर इस थीटा से इसको घुमाया तो घुमाने पे इसका SHM कितना होगा अपने को बताना है। बहुत बढ़िया है, SHM लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। SHM कैसे निकाला जा सकता है जरा बताइए, कोई बताइए जरा कोई। भाई SHM निकालने के लिए अगर अपने को इसको SHM प्रूव करना है तो या तो फोर्स को दिखाना पड़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। पर फोर्स तो यहाँ पे है नहीं, फोर्स मतलब अपने को फोर्स के टर्म में तो करना नहीं है क्योंकि डिस्प्लेस तो किया नहीं है, हमने तो इसको रोटेट किया है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? टाउ जो यानी कि हमारे पास टॉर्क है, उस टॉर्क को दिखाना पड़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम टाउ की वैल्यू लिखना चाहें यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं? टाउ इज इक्वल टू, ऐसे केस में क्या आता है? टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। और जैसा कि हमने बोला कि ये जो थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, दिस इज वेरी स्मॉल, बहुत ही स्लाइटली रोटेट किया, बहुत छोटा सा। सिंस जो थीटा है इज वेरी वेरी स्मॉल, इस वजह से साइन थीटा जो होगा वो नियरली इक्वल टू किसके होगा? थीटा के। हमने पढ़ रखा है कि जब बहुत ही स्मॉल एंगल होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर, कॉस थीटा थीटा के बराबर, टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है। बस इस वैल्यू को यहाँ जरा पुट कर दीजिए, टाउ इज इक्वल टू MB थीटा बन जाएगा। बहुत बढ़िया, MB थीटा बन जाएगा। टाउ जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं बताओ? टाउ को हम क्या लिख सकते हैं? हमारे हिसाब से टाउ को लिख सकते हैं I अल्फा, जहां पे I क्या है? I क्या है भाई? I इज, अरे यार I इज क्या है भैया बताओ? I क्या है बोलो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जरा बताओ? यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? MB थीटा। MB थीटा। यहाँ से अगर हम I को नीचे भेज दें तो अल्फा विल बी MB बाई I टाइम्स थीटा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, क्योंकि M नहीं चेंज हुआ, B नहीं चेंज हुआ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं हुआ। इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया एक्सेलरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, या छोटा सा जो स्लाइटली जो रोटेशन किया हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, इस वाले केस को अगर हम कंपेयर करें किससे? अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? MB बाई I। अगर आपने SHM पढ़ा होगा तो आपको उसके कंडीशंस पता होंगी, अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आप पहले SHM का ये छोटा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, देन इसको आप देखेंगे, आपको आराम समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है कंपेयर करने से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू MB बाई I। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ MB बाई I। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी आ गया, टाइम पीरियड निकालना बहुत ईजी हो गया। 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा में क्या होगा? 2 पाई को एज इट इज रखते हैं। ओमेगा क्या है यहाँ पे? MB बाई I है, तो 1 बाई ओमेगा हो जाएगा I बाई MB, तो 2 पाई रूट I बाई MB। सिमिलरली हमने पढ़ा था किसमें? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सेम टू सेम केस पढ़ा था। वहां पे भी I तो I ही था, लेकिन M के जगह पे था P और B के जगह पे था E। I बाई P इंटू E था, जहां पे P क्या होता था? P होता था आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था। ठीक है, सारी की सारी चीजें मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट है। टाइम पीरियड निकल गया तो फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इस हिसाब से फ्रीक्वेंसी बन जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट MB बाई I। यहाँ से आपके पास ये निकल के आ गया, यहाँ से आपके पास ये निकल के आ गया, बहुत ही शानदार तरीके से। इसमें एक चीज बस आपको बस ध्यान देने वाली बात है, ये जो आपने I लिखना है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है I, अगर ये आपका डाइपोल हिंज है, मतलब कहीं से ऐसे इसको फिक्स करके रखा है और उसके अबाउट घुमा रहे हैं, तो जब I लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमेशा कहाँ से लिखेंगे? हिंज से लिखेंगे। जहां अगर हिंज है तो, अगर हिंज नहीं है तो I जो लिखेंगे वो कहाँ से लिखेंगे?
सेंटर ऑफ मास से। बस इतनी सी बात है ना, कॉर्नर से लिखने मत बैठ जाइएगा, नहीं तो सब चीज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कॉर्नर से मत लिखिएगा, क्योंकि अगर हिंज है तो रोटेट भी किसके अबाउट करेगा, उस हिंज पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करेगा, और अगर हिंज नहीं है तो जब भी रोटेट करेगा तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेगा। इसलिए जहां जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा उसी एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखनी है, और इसलिए हिंज है तो हिंज से लिखना, और हिंज नहीं है तो सेंटर ऑफ मास से लिखना। मतलब इसको फिक्स करके रखा तो उस फिक्स वाले पॉइंट से, और फिक्स नहीं किया तो सेंटर ऑफ मास से निकला है। अगर आपका सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। और मुझे लगता है कि मेरा ये जो बल्ब है ये गिर जाएगा, इसलिए अभी के लिए सिर्फ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक ही काम हो पा रहा है। फिक्स कर लेंगे लाइट वेट थोड़ा फिर से, तो इसको और आगे बढ़ाएंगे, या फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जब तक ये बल्ब गिर ना जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट क्या, टाउ के साथ में जो अपना है उसके साथ में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग द क्या बोलते हैं, डाइपोल। ठीक है, डाइपोल को रोटेट करने में जो वर्क डन लगता है वो उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू रोटेट द dipole from 60 degree to 120 degree from if it's placed parallel to the field। ठीक है, अगर आपके पास एक डाइपोल जो फील्ड के पैरेलल रखी हुई है, लेट से फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है, इसमें ज़्यादा फील्ड नहीं बना रहा मैं, 2 ही बना दिया, चलो अच्छा एक और बना देता हूँ। फील्ड ऐसे है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे अगर एक डाइपोल आपके पास ऐसे रखा हुआ है जिसका डायरेक्शन डाइपोल की तरफ, फील्ड की तरफ ही है, जिसका डायरेक्शन फील्ड की तरफ ही है, इस डाइपोल को आपको क्या करना है, 60 डिग्री से, पहले 60 डिग्री पे है, ठीक है, 60 डिग्री से 120 डिग्री पे रोटेट करना है। तो ये 60 डिग्री कहाँ है, पैरेलल से, ये 60 डिग्री कहाँ है, मतलब शुरुआत में आपके पास जो डाइपोल है, मैं ये फील्ड के 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है, और इसको रोटेट करके कहाँ पहुँचा देना है, 120 डिग्री तक। 120 थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा ना भाई, 60 डिग्री तो ये हो गया 90 से 100 120 कुछ ऐसा मान लो, तो 120 मतलब यहाँ से यहाँ तक अगेन 60 डिग्री हो गया, तो टोटल कितना बन जाएगा, 120 डिग्री, टोटल बन जाएगा अपने पास 120 डिग्री। तो ये वाला 60 डिग्री और ये वाला बन गया अपने पास कितना, यहाँ से इस फील्ड के डायरेक्शन से ये वाला 60 डिग्री और ये वाला बन गया अपने पास 120 डिग्री। तो क्या आसान नहीं है क्या, एक्सटर्नल वर्क डन कैसे निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। W इज इक्वल टू हमने पढ़ रखा है MB ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2, कितना आसान रखा, W इज इक्वल टू MB cos θ1, θ1 कितना होगा, इस वाले लाइन से मैग्नेटिक फील्ड से पहले कितना था 60 डिग्री, cos 60 डिग्री माइनस cos θ2 कितना आ गया, cos θ2 आ गया 120 डिग्री, cos θ 120। यहाँ से मत काउंट कर लीजिएगा कि इसको 60 पर लिख दें, ना ना ना, यहाँ से काउंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट के बीच का है। तो W इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा MB cos 60 की वैल्यू कितनी होती है जरा बताइए, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, आई थिंक 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, एंड माइनस ऑफ cos 120, 60 की जितनी होगी डबल है, 60 की जितनी होगी 120 उसकी नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव कितना हो जाएगा -1/2, cos 120 की वैल्यू हो गई -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ और हाफ 1 हो गया, यानी वर्क डन आ गया आपके पास कितना MB के बराबर। तो ऐसे बहुत ही आसानी से, अभी हमने M और B लिखा है, आपको जनरली क्वेश्चन में M ना दे दे, M की जगह पे क्या दे देगा, उसकी वैल्यू दे देगा, B ना दे दे, B की जगह पे उसकी वैल्यू दे देगा, ठीक है, B की जगह पे उसकी वैल्यू दे देगा। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही खराब है, और आप इसको लिखिएगा कमेंट में कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देन अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का एक और कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है, उसके बाद इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, चलो देखो कि अगर अपने पास, ओहो ये भी नहीं चल रहा है अभी, तो अगर अपने पास ये एक डाइपोल है, ठीक है, अगर एक डाइपोल है
माइनस एम इधर रख रखा, प्लस एम इधर रख रखा, ये यहाँ पे अपने पास डायरेक्शन है इधर की तरफ एम का, ठीक है। इसने क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि अगर इसको हम स्लाइटली ऐसे रोटेट करते हैं, स्लाइटली ऐसे रोटेट करेंगे, लेट से ऐसे रोटेट कर दिया हमने, ये आ गया प्लस एम, ये आ गया अपने पास माइनस एम, करेक्ट है। स्लाइटली रोटेट कर दिए कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जब हम स्लाइटली, भाई साहब चलो